वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। इसमें हमको करना क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास बुक है, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है। फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सोल्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन सेकंड में 3 पार्ट्स हैं। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, पहले पेयर ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना होगा, जो क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट्स हैं इसको हमें करना होगा, इस 1 बाय 1 करना होगा। लेकिन आप ये समझिएगा, ये तीनों पार्ट्स छोटे छोटे नहीं हैं, एक पार्ट एक क्वेश्चन के बराबर है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आराम से देखना, ये नहीं कि भाग के चले जाना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, जैसा यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे आपका दिमाग खराब होगा, ये करंट की स्पीड का है पूछ रहा है, ये स्टिल वाटर क्या कह रहा है, रोइंग मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन का मतलब मैं समझा दूं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु जो है वो तैर रही है। ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम में तैर रही है, सबसे पहले आप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझ लो, उसके बाद आप समझिए क्वेश्चन को। आपके पास समझ लो जो आपकी नदी होती है, ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, छोटी सकरी नदी। ठीक है, समझ रहे हो। तो नदी कहाँ से आती है, पहाड़ से आती है, इतना तो आपको पता है। तो हमने मान लिया एक ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, और क्या है, हमारी नदी जो है लगभग इधर से, और इधर ये नदी हमारी जा रही है, वो भी बड़े आराम से जा रही है, प्यार से जा रही है। और आप जानते हैं नदी क्या होती है, या कोई भी पानी या लिक्विड कभी भी ऊपर से नीचे ही फ्लो करता है। ठीक है, हाईएस्ट हाइट से डाउन में आता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, हाइट से ये डाउन में ही आता है, ये आप समझते हैं। आपके छत के ऊपर टंकी रखी रहती है, ऊपर से ही पानी नीचे आता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। और जब नदी बहती है, जब नदी ऊपर से नीचे आती है, तो ऊपर से नीचे आती है, और उसके बाद उसके पास स्पीड भी होती है। नदी बहती है ना, तो कुछ इसको स्पीड भी होती है। तो वही कह रहा है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, कोई नदी बह रही है, तो नदी के जो ये बह रही है जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में बह रही है, हमने सपोज कर लिया है। तो जिस डायरेक्शन में बह रही है नदी, अगर वही डायरेक्शन की बात की जाए, तो वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, आपके टंकी से पानी नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नदी बह इधर रही है, अब आप बात इसके अपोजिट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। ये हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। समझ गए। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूज ना होना। डाउन स्ट्रीम मतलब जो नदी की धारा है, जो नदी का फ्लो है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। और जो फ्लो के, जो हमारी नदी है, रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जब ऋतु तैरती है डाउन स्ट्रीम, ये इधर से इधर जा रही है। अब ये एक पहाड़ तो है, लेकिन नदी का समझ लो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब ये तैर रही है, नदी के डायरेक्शन में, जो नदी बह रही है जिस डायरेक्शन में, उसका जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में जब ये तैरती है, तो ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर ले जाती है। ठीक है, 2 आवर्स में ये 20 किलोमीटर कवर कर लेती है। क्लियर है। अब यही लड़की ऋतु ही है, जब अप स्ट्रीम आना होता है, मतलब नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब तैरती है, तब ये 2 घंटे में सिर्फ ये कितना किलोमीटर कवर कर लेती है, 4 किलोमीटर ये सिर्फ कवर कर पाती है, 4 किलोमीटर। अब देख लो, जब नदी के जो सेम डायरेक्शन है, फ्लो के सेम डायरेक्शन में जब ये तैरती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल ले जाती है। और जब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में ये तैरती है, तो ये सिर्फ 4 ही किलोमीटर ये तैर ले जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ऊंचाई है, ठीक है, कोई पुल है, ये ऊंचा पुल है, और ये समझ लो रोड, मेन रोड है, और इधर से ये रोड है। समझ गए, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप रोड से ऊपर चलते हैं, रोड से ऊपर समझ लो अपनी गाड़ी या कार या साइकिल, ठीक है, ले जा रहे हैं, तो ऊपर चढ़ाने में आपको दिक्कत आती है कि नहीं, ठीक है, दिक्कत आती है। और जब यहाँ पे पहुंच गए आप,
ठीक है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से, चाहे जिससे, जब यहाँ से ऊपर चढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, फर्स्ट गियर ही लगाना पड़ता है। अगर कम हाइट है तो आराम से चाहे जो गियर लगाओ, लेकिन अगर ज़्यादा हाइट है तो फर्स्ट गियर में आपको चढ़ाना पड़ता है, थोड़ा ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है और आपकी स्पीड भी कम रहती है। अब यहाँ पे आ गए जब इधर आप चल रहे हैं, ठीक है, जब इधर आप चलेंगे, अगर आप अपना मोटरसाइकिल साइकिल पैडल मारना बंद कर दे, मोटरसाइकिल को न्यूट्रल पे कर दें या कार बस को न्यूट्रल पे कर दें, अपने आप से ये आराम से चलती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो जिस स्पीड से आप इधर चले हैं, अगर यहाँ से दूसरी तरफ जो ढलान है, अगर इधर भी यही वाला स्पीड करे रहेंगे तो बहुत तेजी से चलेगी। समझ रहे हो ना बात को? क्यों ऐसा है? क्योंकि जब इधर से आप चल रहे हैं, ढलान इस साइड है, ढलान क्या इस साइड है, आप चढ़ किस रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं, इसके ढलान के अपोजिट साइड आप चल रहे हैं, तब आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब इधर आप ढलान के नीचे गए तो आपको आसानी, आपकी ना कुछ फोर्स लगाना पड़ा ना कुछ स्पीड, आप आराम से चले आए। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ स्पीड है, मान लिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप यहाँ से यहाँ तक चढ़े हैं और 10 किलोमीटर पर आवर से इधर भी चलेंगे, तो जो गाड़ी आप बंद करके न्यूट्रल में करके इधर से इधर जाएंगे, वो अलग उसकी स्पीड होगी, ठीक है। और अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी आप चलेंगे और ढलान है ही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी और फास्ट में आप पहुंच जाएंगे। अगर ना समझ में आए तो अभी जाके कोई आपके आसपास क्या होगा, कोई बड़ा सा टीला हो या पुल हो, उस पर जाके चेक कर लीजिए कि जब आप पैडल नहीं मारते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, और जब आप पैडल मारने लगेंगे तो और तेज स्पीड हो जाएगी। तो मतलब क्या कहने का है कि अगर इसकी स्पीड, जो यहाँ पे स्पीड है, कोई आदमी है या आप दौड़ रहे हैं, तो आपकी अगर कुछ स्पीड है और ये ढलान है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे है, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो इसका स्पीड, हमारा जो रिवर का स्ट्रीम का फ्लो है उसका स्पीड और प्लस ऋतु का स्पीड, जब दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर कर ले जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्पीड मिल नहीं रही है, यहाँ पर ये इधर जा रहा है, फ्लो हमारा इधर है, और ये जो ऋतु है इधर फ्लो मतलब तैर रही है। तो जब इधर ये तैर रही है तो क्या हो जाएगा, स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा ना। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इसको इधर ढकेलेगी और ऋतु इसको सोचेगी मैं इधर जाऊं, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स की वजह से इसका स्पीड और इसका स्पीड एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, तो उस वजह से स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। समझ रहे हो ना? तो यही बताने की कोशिश है कि डाउन स्ट्रीम में जब ये जा रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ऋतु की पर्सनल स्पीड, ठीक है, जो उसकी स्पीड स्टिल वाटर में होती है, उसी स्पीड से ये चल रही है, तो उसका और फ्लो का दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में तो 20 किलोमीटर कवर कर ले जाती है। और यहाँ पे क्या है, जब फ्लो के अपोजिट में ये चल रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 2 आवर्स में सिर्फ 40 किलोमीटर कवर कर पाती है। अब यहाँ पे स्टिल वाटर क्यों कहा गया बताओ? स्टिल वाटर इसलिए कहा गया है, ठीक है, क्योंकि तालाब या झील या कुछ भी हो जहाँ पे पानी रुका हो तो वहाँ पे पता चलेगा ना कि वो कितना तेजी से तैर ले जाती है। समझ रहे हो ना बात को? अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में चल रहा है तो मोटरसाइकिल की स्पीड है, ठीक है। तो पानी बह रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में ये चल रही है तो वहाँ पे उसकी ओरिजिनल स्पीड हमें नहीं मालूम होगी। जब आप पैदल सड़क पे चलेंगे तब आपकी स्पीड मालूम होगी, ना कि मोटरसाइकिल पे बैठे तब। उसी तरह से जो तैर रहा है उसकी असली स्पीड कहाँ पे पता चलती है, जब वो स्टिल वाटर में होगा, ठीक है, रुके हुए वाटर में होगा, तब उसकी औकात पता चलेगी कि वो कितनी स्पीड से तैर ले जाती है। तो स्टिल वाटर में क्या होता है कि इसकी औकात यहाँ से पता चल गई कितनी स्पीड से ये तैर लेगी, और इसी को इन्होंने कांस्टेंट मान लिया, रेफरेंस मान लिया कि इसी की स्पीड से ये यहाँ पे तैरेगी, चाहे इधर से इधर ऊपर से नीचे डाउन स्ट्रीम में जाएगी, चाहे अप स्ट्रीम में जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछा फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब स्पीड ऑफ करंट क्या है? स्पीड ऑफ करंट का मतलब यही कि स्ट्रीम का जो स्पीड है इसी को स्पीड ऑफ करंट कहते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, समझ गए। अब स्टिल वाटर का हम x मान लेंगे और स्पीड ऑफ करंट का y मान लेंगे। तो चलो हम लेट करते हैं, क्या क्या लेट करेंगे, जो पूछा वही हम लेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में इसकी औकात क्या थी, कितने फास्ट में ये तैर सकती है। तो इसको हमें कुछ पता होता है नहीं, तो इसको हमने x किलोमीटर पर आवर हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट, ठीक है, इसको हम कितना मानेंगे, इसको भी हमें पता नहीं है कि जो स्ट्रीम की फ्लो है, फ्लो की स्पीड क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो इसको हम क्या मान लेंगे,
y किलोमीटर पर आवर हम मान लेंगे, वो भी बड़े आराम से। अब देखो, इसको घबराने की बात नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया। अगर इसको आपके दिमाग में आ जाएगा तो ये वाला चीज़ आपको आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऋतु अपने क्या बोट से तैर रही है, ये सब फालतूगिरी यूट्यूब पे बताए हैं। लेकिन मैं सही से क्लियरिटी से बता रहा हूँ, जो इसका हिंदी में एनसीईआरटी है उसमें क्या बताया गया है कि ऋतु तैर रही है, ऋतु तैर रही है, ना कि ऋतु किसी बोट से तैर रही है। अब यहाँ पे हमें दो स्पीड मिल गई, एक स्टिल वाटर की और एक स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या रही होगी और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी ऋतु की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की स्पीड निकाल लिए हैं। अब स्पीड ऑफ ऋतु ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ये तो एक हो गया फ्लो की स्पीड, मतलब नदी की स्पीड, और प्लस किसकी, ऋतु की स्पीड। ये दोनों स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, तब 2 आवर्स में 20 किलोमीटर चलती है। मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। x क्या है, ऋतु की स्पीड, और y हमारा क्या है, स्ट्रीम का स्पीड है। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा इस तरह से। समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ पे क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अब इसका जो हमारा जो नदी का फ्लो है, इसकी स्पीड क्या है, समझ लो f है, और ऋतु की स्पीड क्या है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ऋतु की स्पीड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे की स्पीड को एक दूसरा रोकना चाहेगा फोर्स की वजह से, ठीक है। ये अपना फोर्स लगाएगी, छपक छपक, उधर से वो पानी चलेगा, कहेगा आओ, तुम्हें आने नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने x माइनस वाई ही क्यों किया, y माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ये बात आपके दिमाग में आएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो स्ट्रीम की स्पीड हो ज़्यादा हो सकती है ऋतु की स्पीड से, लेकिन यहाँ पे इस तरह से जनरल फॉर्म में माना जाता है कि इन्होंने मान लिया है कि जो ऋतु की स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा है। मतलब ठीक है ना, तुरंत ही जो पहाड़ से निकली है नदी, वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ी से बहाव होता है, तो वहाँ पे नहीं, कहीं पे आराम से थोड़ा थोड़ा जैसे बह रहा है, तो वहाँ पे लगता है इन्होंने क्वेश्चन को प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये समझिए कि जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने सपोज कर लिया है कि ऋतु की जो स्पीड है वो ज़्यादा है और वाई क्या है, स्ट्रीम की स्पीड कम है, ठीक है। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं कि x माइनस वाई मैंने क्यों किया, ये काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो केस है, एक तो यहाँ से यहाँ तक एक केस बन रहा है और एक केस यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो चलो अब फर्स्ट केस और सेकंड केस करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे कठिन यही था चारों, ठीक है। अब चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे और सेकंड केस पे। अब हमारा फर्स्ट केस है डाउन स्ट्रीम का। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और आवर्स क्या है, आपका क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो क्या आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास स्पीड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा बचपन से बहुत ही अच्छे से, तो यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था यहीं तक सिर्फ कठिन क्वेश्चन, अब ये आसान हो गया। तो स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड क्या है, x प्लस वाई आपकी स्पीड है, डिस्टेंस आपकी क्या है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना आपके पास 2 आवर। तो 2 1 जा 2, ये हो गया 10, तो ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड इक्वेशन पे। अब सेकंड केस हमारा क्या है, अप स्ट्रीम का है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और हमारा अप स्ट्रीम में स्पीड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और टाइम तो सेम टू सेम है, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको प्यार से दिख रहा होगा कि x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और x बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बाई एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 12,
आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हो गया x की वैल्यू 2 6 या 12, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, 6 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, किसी में पुट करके y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप जानते हैं y को उधर में कर सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आर है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी किलोमीटर पर आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, आपका x की वैल्यू क्या आई, 6 किलोमीटर पर आर, यहाँ पे लिख सकते हैं। और स्पीड ऑफ करंट हमारा क्या आया, 4 किलोमीटर पर आर, ये आप लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, बहुत ही सिंपल से आ गया। स्टार्टिंग में क्या था, हमें समझने में दिक्कत थी कि डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत थी, और स्टिल वाटर में इसकी स्पीड कैसे मानेंगे और करंट का क्या मतलब है। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसके बाद स्पीड ऑफ ऋतु की हमने स्टिल वाटर में एक्स मान लिया, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके बाद डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद हमने केस फर्स्ट लगाया डाउन स्ट्रीम के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा इक्वेशन आया। सेकंड में हमारा इक्वेशन ये आया, बाय एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लिया, हमारा x की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद y की वैल्यू हमारी ये आ गई, और उसके बाद हमने लिख दिया लास्ट में, ये हो गया स्पीड ऑफ ऋतु 6 किलोमीटर पर आर, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर आर, ये हो गया हमारा आंसर। कोई बात नहीं है, प्रूफ हो गया और आंसर भी आ गया, दिक्कत की बात नहीं। प्रूफ नहीं करना था, सिर्फ आंसर लाना था। अब इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है, तो इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट में मैं क्लियरिटी से बताऊंगा, ऐसा यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं है, सबने इधर उधर की बता दी है, और जो मेन कॉन्सेप्ट उसको आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। सिर्फ आप लगाने का तरीका पता चल गया होगा, लेकिन इसके पीछे का जो मकसद है क्वेश्चन का, वो आप समझ नहीं पाए होंगे। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman and alone to finish the work, and also that taken by 1 man alone. ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें दिख रहा है कि कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसका क्या मतलब है, जैसे कपड़े में कुछ फूल पत्ती ये सब बनाया जाता है, तो उस काम को क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क कहा जाता है। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 औरत और 5 मेन, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इस वाले काम को ये 4 दिन में कंप्लीट कर ले जाते हैं। क्लियर है। जबकि 3 वोमेन और 6 मेन इसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 and 5 7 हो गया, यहाँ पे 3 and 6 6 7 8 9 लोग जब मिल जाते हैं तो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। 5 और 7 लोग जब रहते हैं तो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये आपको काम करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वोमेन, यहाँ पे ध्यान देना, एलॉन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो टेकन बाई 1 मैन एलॉन। ये वाली बात सबसे बड़ी क्या है, इस क्वेश्चन में ट्रिक वाली है। इसी को अगर नहीं समझे तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता होगा, आप सिंपल जो जानते पहचानते उसी के हिसाब से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, आप कहेंगे कि हम मान ले रहे हैं कि 1 वोमेन काम कर रही है, तो उसको x लगेगा x डेज, और मैन का लग रहेगा y। तो आप कहेंगे 2x + 5y, आराम से 4 कर देंगे, और दूसरा कर देंगे 3x + 6y = 3। तो इतना आसान देना होता तो क्वेश्चन ही ना देता यार, ठीक है। तो इतना आसानी से होगा ही नहीं, ठीक। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो यहाँ पे हमें निकालना होगा कि एक वोमेन अकेले कितना टाइम लेती है इस काम को करने में, और एक मैन कितना टाइम लेता है इस काम को करने में, ठीक है। तो जब एक एक का निकल जाएगा तो हम सब में आराम से अपना निकाल लेंगे। तो ये कैसे काम होगा, ये ऐसे काम होगा। सबसे पहले आपको लेट करना होगा, ठीक है। ये रफ में मैं पहले बता देता हूँ, बाद में काम किया जाएगा। क्या लेट करना होगा, ये आप देखते रहिए कि हमें लेट करना होगा कि टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाई 1 वोमेन, ठीक है, फॉर अ वर्क। इस काम को करने में एक वोमेन कितना टाइम लेती है, x डेज लेती है, ठीक है। और यही हो गया कि टाइम टेकन
बाई 1 मैन फॉर अ वर्क लिखो या एम्ब्रॉयडरी वर्क लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ले रहा है एक्स वाई डेज ले रहा है, ठीक है। इसका अलग दिन हो गया, मतलब ये एक्स डेज ले रही है और ये वाई डेज ले रहा है काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें वन पता चल गया एक्स डेज है वाई डेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 वोमेन और 5 मेन का दोनों का एक साथ दिया हुआ है 4 डेज। जब 4 डेज दिया हो तो हमें ये नहीं पता है कि इसका कितना दिन बन रहा है, इसका कितना दिन बन रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो कि कोई जैसे टाइम है ना, ये टाइम ही तो डेज क्या है, टाइम है। तो जब कभी भी टाइम इस तरह से दोनों का एक साथ दिया हो तो अलग अलग निकालना होता है कि इसका कितना डेज लगा, इसका कितना डेज लगा, तो दोनों का उसके बाद ऐड किया जाता है। तो ये कैसे होगा, तो ये तो हमने निकाल लिया है कि 1 वोमेन का जो वर्क करती है उसको एक्स डेज लगते हैं, इसको वाई डेज लगते हैं, लेकिन एक दिन में ये कितना काम कर ले जाएगी, ठीक है। इसको एक काम को करने में एक्स डेज लगा है, लेकिन हम पता करेंगे कि 1 डेज में ये कितना वर्क कर ले जाएगी और ये एक दिन में कितना काम कर ले जाएगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि 1 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये तो जानते हो ना, इसको उल्टा कर दो, एक्स नीचे आ जाता है ना, समझ रहे हो ना। इस तरह से एक्स डेज इज इक्वल टू 1 वोमेन, तो 1 डेज का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो वही मैंने लिखा कि 1 डे इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वर्क ये करती है, ठीक है, ठीक। और इस तरह से मैन क्या करता है 1 डे में 1 बाई वाई वर्क करता है, ठीक है। अब ठीक है, पता चल गया, एक दिन का हमें पता चल गया, एक दिन का हमें पता चल गया। और ये क्या है, एक ही महिला का है और ये एक ही पुरुष का है, और हमें चाहिए क्या 2 वोमेन का और 5 मेन का। तो 2 वोमेन का करना होगा तो हमें एक दिन का पता चल गया। हमारे पास 3 पेन है, अगर एक पेन का समझ लो सेम टू सेम सब पेन है, हमें एक पेन का दाम पता चल गया, तो जितने भी हमें चाहिए सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें 2 चाहिए, एक पेन का दाम हमें पता चल गया, तो उस दाम में अगर 1 का चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर वो कॉस्ट हमें एक पेन का पता चल गया, अगर 2 का चाहिए तो उस कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई, अगर एक पेन का कॉस्ट हमें पता चल गया और 3 पेन हमें चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह से एक दिन का पता चल गया कि एक वोमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है, तो 1 बाई एक्स कर सकती है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि 2 वोमेन कितना कर सकती हैं, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और इसी तरह से 1 बाई वाई ये है, तो ये एक आदमी का है, एक दिन का है, और हमें चाहिए 5 आदमियों का, तो इसमें हम 1 इंटू वाई इंटू 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 बाई वाई। आप कह रहे होंगे कि कभी भी इक्वेशन होता है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 है, तो अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो इधर भी मल्टीप्लाई होता, कि जैसे 3 इधर से तो 2x प्लस 5 है और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक ही दिन की बात कर रहा है और ये एक ही दिन का काम कर रहा है। अब एक ही दिन में 10 लोग आ सकते हैं, 20 लोग आ सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ऑफिस में मंडे को समझ लो कि 10 लोग काम कर रहे हैं, हमने कहा कि 10 लोग ये काम निपटा देंगे, लेकिन हमने सोचा कि हमको जल्दी काम करना है और लोगों को से काम करवाना है, तो हमने 20, 30, 40 लोगों को और बुला लिया, लेकिन दिन तो एक ही था, एक ही दिन तो था, आदमियों को हमने ज़्यादा बुलाया ना, 1 किया, 2 किया, 10 किया, 20 किया, तो डे हमारा चेंज नहीं हुआ है, समय चेंज क्या हुआ है, वर्क चेंज हुआ है, इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें एक औरत का पता चल गया कि एक दिन में कितना काम करती है, 1 बाई एक्स करती है, और हमें अब चाहिए कि 2 औरत कितने, 2 वोमेन कितना काम कर ले जाएंगे, तो ये 2 बाई एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1 मैन का हमें पता चल गया कि एक पुरुष एक दिन का काम 1 बाई वाई करता है, तो हमें 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 बाई वाई। अब टोटल हमें क्या दिया हुआ 4 डेज, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे इक्वेशन में, बताओ, इसको भी लिखेंगे। आप कह रहे होंगे कि ये लिखेंगे हम 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इक्वल टू 4, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जब ये 2 बाई एक्स है, 5 बाई वाई है, तो ये 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 4 डेज में काम आपका क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है। 4 डेज में आपका काम कितना हो रहा है, 1 वर्क हो रहा है। और आप यहाँ पे निकाले क्या, एक दिन का, तो एक दिन में कितना काम, 1 डेज इक्वल टू 1 बाई 4 वर्क, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 2 बाई एक्स 5 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 4, ये तो टोटल काम है ना, कि 4 दिन में पूरा काम समाप्त कर दे रहे हैं लोग।
4 डेज में एक काम को पूरा कर दे रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कितना, एक दिन का, तब ये होगा 2/x प्लस 5/y इजक्वल टू 1/4। ये आपका इक्वेशन बनेगा। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेट करेंगे, सपोज करेंगे, जो करना वो करेंगे। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपना ओरिजिनल में जो लिखना है उसको। तो यहाँ पे हमने लेट किया कि टाइम टेकन बाय वन वोमेन टू अ वर्क टू फिनिश अ वर्क, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। हमने कितना मान लिया कि एक्स डेज में एक औरत एम्ब्रॉयडरी वर्क एक्स डेज में फिनिश करेगी, और वही हमने मान लिया कि टाइम टेकन बाय वन मैन, अगर एक आदमी एम्ब्रॉयडरी वर्क करेगा तो उसको वाई डेज लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का हमें मिला के दिया हुआ है कि 4 डेज लगेगा, इसलिए हमें एक एक दिन का निकालना होगा कि एक दिन में एक औरत कितना करती है, एक दिन में एक मैन कितना करता है। तो इसके लिए क्या होगा, उसको तो मैंने बता दिया कैसे होगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट केस बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, फर्स्ट केस, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, सेकेंड केस हो गया। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट केस अपना लिखना होगा कि फर्स्ट केस हमारा क्या है। तो इसको आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट केस आपका बनेगा 2/x की एक दो औरत एक दिन में कितना काम करती हैं, 2/x प्लस 5 मैन एक दिन में कितना काम करते हैं, वो हो जाएगा 1/4 के इक्वल, ठीक है। कि टोटल काम हमारा 4 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम, तो एक एक दिन का हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, समझ लो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस भी हमारा इसी तरह से होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कैसे होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा 3 ओमेन, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू, टोटल हमारा टाइम कितना दिया हुआ, डेज 1/3, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। समझ गए इतनी बात, क्लियर है ना। कैसे यहाँ पे सबका मैंने किया था कि टाइम टेकन बाय वन वोमेन फॉर ए वर्क इज इक्वल टू x डेज। तो एक दिन में कितना काम करेंगी, तो एक दिन में एक औरत इतना काम कर रही है। अब हमने 2 औरत को एक साथ बुला लिया, 3 औरत को, 4 औरत को, 5 औरत को, 10 औरत को बुला लिया, तो एक ही दिन एक ही है, बदल क्या रहा है, काम। इसमें 1/x है, तो जितने औरत को आप बुलाएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टाइम आप ले लेंगे दोनों लोग मिलकर। यहाँ पे मैन क्या कर रहा है, पुरुष क्या कर रहा है, 1/y वर्क एक दिन में कर रहा है। अब एक ही दिन में हमें काम करवाना, 10 पुरुष को बुला लें, 20 पुरुष को, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 5। तो ये हो गया एक दिन का, ये भी हो गया एक दिन का, तो टोटल काम खत्म हो रहा है 4 डे में। ये भी हमारा एक टेंशन था कि 4 डेज इक्वल टू, हमने तो इस तरह से लिख देते, तो ये हो गया 4 डेज इक्वल टू वन वर्क। तो 1 डेज में कितना वर्क, 1/4 वर्क। तो ये हो गया 1 डेज का, 1 डेज का, 1 डेज का, ये 1 डेज का, 1 डेज का, 1 डेज का हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ये भी 1 डेज का हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमें एक ही ओमेन का और एक ही मैन का पूछा गया है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा कैसे हो गया बताओ, जो क्वेश्चन फर्स्ट में हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, रिड्यूसिंग करेंगे ना, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है, 1/x है, 1/y है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी तीसरे और चौथे वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे हमें सपोज करना होगा, लेट क्या, 1/x इज इक्वल टू m, ठीक है, m, और 1/y इज इक्वल टू m, ये हो गया n। तो हमारा जो इक्वेशन है कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा 2m प्लस 5m इज इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8m प्लस 5 4 जा 20m इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा आता है सेकंड इक्वेशन, ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 6n, देखो यहाँ पे गलती हो गई, n हो गई, ये n, 6n इज इक्वल टू 1/3। हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो 3 3 जा 9m प्लस 6 3 जा 18n इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन फोर्थ। जब इक्वेशन फोर्थ हमें मिल गया, अब आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 8 9 जा 72, 9 8 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें करना वही हमें लिख भी देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 9 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई
8 इन इक्वेशन फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला 8 क्या हो जाएगा 72m प्लस 180 क्या हो जाएगा 180n इज इक्वल टू 9। क्लियर है, इसमें हो जाएगा 8 9 जा 72, 20 इंटू 9, 9 2 जा 18 और 0 तो अपने आप से, और ये हो जाएगा 9। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। और इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 9 जा 72m प्लस 18 8 जा 144n इज इक्वल टू 8 1 जा 8, ये हो गया हमारा 6 इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसमें में से इसको माइनस करो या इसमें में से इसको माइनस करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो लार्ज दिख रहा है इक्वेशन, ये मुझे बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, तो इसमें में से इसको माइनस करेंगे, इसको भी लिखना पड़ेगा, यही दिक्कत आ जाती है। तो इसको लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन 6, ये हम करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन 6, इसको हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 180 माइनस 144 कितना होगा, ये हमारा आएगा 36n, प्लस का आएगा क्योंकि 180 बड़ा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 1, तो यहाँ से हमारी n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/36, ये हो गया हमारा n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू किसी में भी आप पुट करें, जहाँ पे आपको m और n दिख रहा है वहाँ पे कहीं पे भी आप पुट करके आप m की वैल्यू ला सकते हैं। तो इसको हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, 72 इंटू m है, चलो ये सही रहने दे, 180 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हो गया 72m इज इक्वल टू 36, कितने टाइम्स जाएंगे 5 टाइम्स, 36 5 जा 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 5, तो ये होगा 9 माइनस 5, तो ये हो गया 72 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 4, और ये हो गया m इज इक्वल टू, देखो सही नहीं हो रहा है, ये हो गया m इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 72। तो ये आप जानते हैं 4 1 जा 4, यहाँ पे भी 4 1 जा 4, और यहाँ पे 3 बचा, 3 और 2 32, तो 4 8 जा 32, तो हो गया हमारा m की वैल्यू हमारी आ गई 1/18। अब यहाँ से n और m की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें चाहिए था किसकी वैल्यू, x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप जानते हो, पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं कि हमने सपोज किया था, लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या 1/18 है। तो आप जानते हैं इसको मिठाई खिला के भगा देंगे, और इसको क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, ये हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 18 आएगी, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, ये आ गया। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड हमारा था 1/y इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या 1/36 है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1/y इज इक्वल टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 36। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया, अब 18 और 36 क्या है, ये डेज है, ये क्या है डेज है। तो जो यहाँ पे लिखा है टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश अ वर्क इज इक्वल टू, कितना आप लिखेंगे 18 डेज, एक्स हमने इसको माना है ना, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 डेज, और यहाँ पे यही वाला लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे 36 डेज लास्ट में, इसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, अगर एक औरत काम करेगी, एम्ब्रॉयडरी वर्क करेगी, तो इसको कितना दिन लगेगा 18 डेज लगेगा, और अगर एक मैन करेगा, पुरुष करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा 36 डेज लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले काम में जो होता है, इसमें ज़्यादातर औरतें ही माहिर होती हैं, उसको बचपन से ही सब करना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना सिंपल था, कितना आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले एक बार और बता दें, यहाँ पे हमारा दिक्कत था टाइम टेकन और ये सब करके, उसके बाद ये वाला हमारा आसानी से आ गया। जब ये आ गया तो उसके बाद आप जानते हैं कि लेट किया हमने, उसके बाद यहाँ से हमने इक्वेशन को चेंज किया, यहाँ से इक्वेशन चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, सब्सट्रैक्ट किया एक दूसरे में से, उसके बाद ये n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, उसके बाद जो हमने लेट किया था यहाँ पे लिखना होगा आपको नाउ। ठीक है, कि आप ओरिजिनल काम कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, लास्ट में ये यही वाला चीज़ लिख के x के प्लेस पर आप 18 लिखेंगे, 18 डेज, और यही वाला हटा के यहाँ पे y डेज की हटा के y डेज करके आप लिखेंगे 36 डेज।
क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो लास्ट में चेक करता है कि आंसर इसका क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार हम रिपीट कर ले रहे हैं, आई मीन टू से दैट रीड कर ले रहे हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। ठीक है, रूही क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, क्या 300 किलोमीटर ये चल रही है, ट्रेवल कर रही है। कैसे कैसे, अपने टू हर होम, अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है। उसमें में से थोड़ी दूरी वो ट्रेन से चल रही है और थोड़ी दूरी बस से चल रही है। ये बात इन्होंने बता दिया। अब आता है सिचुएशन। एक सिचुएशन आ रहा है, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई बस एंड द रिमेनिंग बाई बस। दूसरा क्या है, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन की स्पीड अलग से बताइए, बस की स्पीड अलग से बताइए। अब यहाँ से आता क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन कि यहाँ पे कह रहा है कि इसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, 4 hours लग रहे हैं। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ये ट्रेन से जा रही है और जो बचा हुआ है 300 टोटल है, उसमें में से 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो रिमेनिंग जो है उस बस से जा रही है। तब क्या माहौल बनेगा, वो हमारा सिचुएशन केस फर्स्ट बनेगा। और दूसरा क्या है, 100 किलोमीटर ये ट्रेन से जा रही है, उसके बाद जो बचा वो बस से। ऐसा करने पर ये 10 मिनट ज़्यादा ले रही है। यहाँ पे 4 घंटे लगे तो 4 घंटे 10 मिनट इसको लगेंगे, वो भी बड़े आराम से 300 किलोमीटर कवर करने के लिए। उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो इसको कैसे किया जाएगा एक बार आप रफ में देख लें। हमने सपोज के लिए यहाँ से ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब यहाँ पे ये ट्रेन से चल रही है। जब ये 60 किलोमीटर ट्रेन से चली, मतलब कि 300 में से अगर 60 किलोमीटर ये ट्रेन से चली तो और कितना बचेगा, 240 बचेगा। 240 किलोमीटर, समझ रहे हो ना, मतलब बस से ये ज़्यादा चली है। यहाँ पे हमने मान लिया सी तक, ए टू सी ये 60 किलोमीटर है और इसको इन्होंने किससे कवर किया है, ट्रेन से, जो कि 60 किलोमीटर है। और जो रिमेनिंग बचा है इसीलिए कह दिया रिमेनिंग। अब आप जाके जोड़िए घटाइए, ये टोटल कितना है, ये चला है इन्होंने बस से, ये टोटल कितना 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये 60 किलोमीटर, ये 240 किलोमीटर, वो भी बड़े आराम से। और टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या है, 300 किलोमीटर है। इसमें इन्होंने चला है 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर इन्होंने बस से कवर किया है, वो भी बड़े आराम। तो टोटल टाइम कितना इनको लगा है, 4 hours लगे हैं। अलग अलग नहीं बताया है, टोटल बता दिया है कि 4 घंटे लगे हैं। दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस ए से बी तक ये जा रहे हैं, तो ए हो गया, ये हो गया बी। तो यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर ये जा रहे हैं। 300 में से ये 100 किलोमीटर जा रहे हैं ट्रेन से, तो बचा क्या 200, मतलब तब भी ट्रेन से ये कम ही जा रहे हैं। ये क्या है, ट्रेन से ये जा रहे हैं लेकिन 100 किलोमीटर ही जा रहे हैं। और बचा क्या है, ये बचा क्या, 200 किलोमीटर बचा। ये इसको किससे इन्होंने कवर किया, बस से। टोटल कितना है, 300 किलोमीटर है। इसको कितना इन्होंने कवर किया है, कितना टाइम इनको लगा है, 10 मिनट्स लॉन्गर लगा है। तो ये क्या लगा, 4 hours प्लस 10 मिनट, तो 4 घंटे 10 मिनट इनको इस टाइप से अगर ये कवर कर रही है रूही, तब इसको लगेगा। और अगर ऐसा कवर कर रही है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और 240 किलोमीटर बस से जाए, तो इसको 4 hours लगेगा 300 कवर करने के लिए, डिस्टेंस अपने घर पे जाने के लिए। ठीक है, ये आप दोनों समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें टाइम दोनों का एक साथ दे दिया गया है कि ट्रेन से गई और बस से गई, अलग अलग नहीं दिया है और ना यहाँ पे अलग दिया है। तो यही हमें करना है, इसका टाइम अलग से निकालना है, इसका टाइम अलग से निकालना है, इसका टाइम अलग से, इसका टाइम अलग से। जब टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें टोटल पता है कि टाइम कितना लगा है। तो टोटल जो हमें पता है टाइम, उसी से हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेट करना होगा। ठीक है, क्या लेट करना होगा, जो आपसे पूछा गया है वही लेट करना होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो हमें ना बस का स्पीड पता है ना ट्रेन का स्पीड पता है, तो इसको हम मान लेंगे x
किलोमीटर पर आवर, और इसको क्या मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। देखो जो जनरल होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस किलोमीटर पर आवर होता है, तो यहाँ पे आवर्स भी दिया है और ये 300 किलोमीटर भी दिया है, तो किलोमीटर में और आवर्स में सब कुछ क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मिनट है, तो इसको हमें क्या चेंज करना होगा बाद में, आवर्स में भी इसको मिनट को चेंज करना होगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे। हमारा फर्स्ट केस क्या था आपको देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस क्या है, इसका अलग टाइम है, तो इसको हमने मान लिया कि T1 टाइम इसको लगेगा ट्रेन से जाने में, और बस 240 किलोमीटर कवर करने में इसको T2 टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला जानते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो T1 के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम जो लगा है, डिस्टेंस हमें पता है 60 और स्पीड क्या है हमने जो सपोज किया है x। ठीक है, इस तरह से होगा। तो चलो यहाँ पे देखा जाए तो फॉर ट्रेन हम लिखेंगे, फॉर ट्रेन। ठीक है, इसको आप प्यार से देखिए, फॉर ट्रेन के लिए टाइम कितना लगेगा आपको फार्मूला मैंने बता दिया था, T1 इज इक्वल टू कितना लगेगा, डिस्टेंस हमारा क्या है 60 डिवाइड बाई स्पीड क्या है हमने क्या माना है x, तो ये हो गया 60/x। क्लियर है। इसी तरह से ये हो गया ट्रेन के लिए, और दूसरा क्या है बस के लिए, फॉर बस, ये हो गया। तो ये हो गया T2 हो गया हमारा 240 डिवाइड बाई y। क्लियर हो गया ना, ये हो गया बाई बस। अब ये एक बार और देख लीजिए, जब एग्जाम में करना ना या अपने कॉपी में करना तो इसको बना लेना, जिससे एग्जाम में अगर करोगे ना तो इसको ही देख के जो टीचर होगा वो अच्छे से आपको मार्क्स दे देगा, क्योंकि ये विजुअलाइज वाला है, इसको देख के भी सबका दिमाग ठंड हो जाता है, आराम से कहता सुकून हो गया, मजा आ गया। तो ये काम हो गया। अब हमें T1 और T2 पता चल गया कि ट्रेन में कितना टाइम लगा और बस में कितना टाइम लगा, और टोटल टाइम तो हमें पता है ना, तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स, ये दिया हुआ है। तो T1 हमारा क्या है 60 डिवाइड बाई x प्लस 240 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब सेकेंड केस हमारा क्या बन रहा है ये हमको देखना होगा। सेकेंड केस ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। तो फॉर ट्रेन, सबसे पहले किसके लिए, ट्रेन के लिए, फॉर ट्रेन के लिए हमारा टाइम क्या लगेगा, इसके हम इसके लिए, क्योंकि अगर इस तरह से जा रही है तो इसके लिए T1 ये होगा, T2 ये होगा, अगर इस तरह से ये कवर कर रही है अपना होम के लिए 300 किलोमीटर, तो इसके लिए ये T1 होगा और ये T2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 हमारा होगा, आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा इसमें क्या था 100 डिवाइड बाई x, ये हो गया। और यहाँ पे T2 हमारा क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा y, ये हो गया। यहाँ पे भी आप करेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या टोटल क्या था 10 आवर्स प्लस आई मीन टू से 4 आवर्स 10 मिनट्स। अभी इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा T1 क्या है 100 डिवाइड बाई x प्लस 200 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताइए आप। ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर्स होता है, इतना जान पहचान तो आपके पास होगा। अब सबसे पहले पता लगाना होगा कि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो 1/60 आवर्स होते हैं। अब आपको चाहिए कितना कि 10 मिनट्स में कितना होता है, 1 मिनट का हमें पता चल गया, आप 10 का चाहिए तो 10 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 10, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये तो जानते हो। तो ये हो गया 10 मिनट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1/6 आवर्स। तो 4 आवर्स और प्लस 1/6 आवर्स, ये टोटल मिला के कितना होगा, एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 6, 1 6 जा 6, 6 4 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाई 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो 4 आवर्स 10 मिनट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लिख सकते हैं हम यस 100 डिवाइड बाई x प्लस 200y इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब जब इक्वेशन मिल गया
तो जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें रिड्यूस कैसे किया जाता है कि हमें ये 1/x 1/y है, 1/x 1/y है, तो इसको हमें क्या करना होगा, सपोज करना होगा और किसी तीसरे और चौथे वेरिएबल्स में, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ फिर से लेट करेंगे कि 1/x को हम मानेंगे s और 1 क्या है y इज टू t हम सपोज करेंगे। इसके बाद हमारा जो इक्वेशन चेंज होगा वो आपको देखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 60s प्लस 240t इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कैसे हमारा चेंज होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100s प्लस 200t इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शन में हमें पसंद नहीं है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 600s प्लस 6 2 जा 1200t इज इक्वल टू 25। ये हमारा चेंज हो गया इक्वेशन फोर्थ में। इतना काम हो गया। अब इसको सॉल्व मतलब इक्वल करो या इसको इक्वल करो, तो मुझे सबसे सस्ता यही लगता है। अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 600 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा। तो जो करना है दिमाग में आया है वही आप यहाँ पे लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 600s प्लस 240 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2400t इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये इक्वल होगा, कौन सा बड़ा लग रहा है, यही बड़ा लग रहा है, तो इसमें में से इसको माइनस करोगे, इसको भी लिखना पड़ेगा यार, यही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ। तो इसको कैसे हम लिखेंगे बताओ, या तो आप डायरेक्ट लिख दें या फिर से लिखना पड़ेगा यार। यहाँ पे 600s प्लस 2400t इज इक्वल टू 40। यहाँ पे हो गया 600s प्लस 1200t इज इक्वल टू 25। इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। आप जानते हैं हो गया 2t इज इक्वल टू, जब 40 माइनस 25 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 हो गया। अब क्या होगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे t इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 1200। ठीक है, अब 15 का टेबल आप पढ़ें 8 टाइम्स, 15 8 जा 120। अब यहाँ पे एक जीरो बचा था तो ये हो गया 15 1 जा 15, 15 8 जा 120 और एक जीरो था तो ये हो गया टोटल 1/80 हो गया। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, अब जब हमें t की वैल्यू पता चल गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमें अपना किसकी वैल्यू लानी है, s की वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसमें हम पुट करते हैं, तो t की वैल्यू हम इसमें इक्वेशन फिफ्थ में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 600s, ठीक है, इज इक्वल टू 40 माइनस 2400 और t के प्लेस पे क्या होगा 1 दिख रहा है आपको 1/80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600s इज इक्वल टू 40 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 और यहाँ पे एक जीरो था ये हो गया तो ये हो जाएगा 30। आप जानते हैं s इज इक्वल टू 40 माइनस 30 ये हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई 600, 10 से 10 कैंसिल, s की वैल्यू आपकी आ गई 1/60। तो अभी s और t की वैल्यू आपको पता चली है। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या करना है, x एंड y की वैल्यू। तो आप जानते हैं यहाँ पे फिर से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, आप अपना असला काम करने जा रहे हैं। ये हो गया 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू s और s की वैल्यू क्या 1/60। 1/60 जब आपकी वैल्यू हो तो जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 और x आपने क्या माना था ट्रेन की स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, ये दूसरा आपका था 1/y इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू, टी आपका क्या आया था 1/80। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आप देख लें, ये आ गया आपका 1/80। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। क्लियर है ना। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लिखा है स्पीड ऑफ ट्रेन
और स्पीड ऑफ बस, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो आई होगी वो आप लिख देंगे 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर, और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई के प्लेस पे 80 किलोमीटर पर आवर लास्ट में लिख देंगे, जिससे जब एग्जामिनर चेक करिए, टीचर चेक करे तो लास्ट में देखेगा तो वो आपको करेक्ट करके पूरा पूरा 10 आउट ऑफ 10 5 आउट ऑफ 5 दे दे, वो भी बड़े आराम से। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या करना था स्टार्टिंग में, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस को सपोज करना था और थोड़ा विजुअलाइज करना था। उसको विजुअलाइज करके हमने अलग अलग दोनों की क्या किया, हमने टाइम निकाला और दोनों का टाइम क्या था 4 आवर्स जो दिया था, दोनों की इक्वल किया। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन सेकंड हमें मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब मिल गई उसके बाद हमने लेट किया कि 1/x 1/y, यहाँ से इक्वेशन थर्ड मिला और यहाँ से इक्वेशन फोर्थ मिला। क्लियर है, उसमें मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन थर्ड में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल हुआ। उसके बाद सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ से टी की वैल्यू, यहाँ से एस की वैल्यू, एस एंड टी की वैल्यू मिल गई, तो उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमारा काम खत्म, आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकेंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।